नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनावों में लोगों की इतनी दिलचस्पी क्यों है? खैर, 4 राज्य हैं, इनके अपने नतीजे तो आने ही हैं, मगर जनता इसे एक सेमीफाइनल के तौर पर भी देख रही है। लिहाजा इन चुनावों के जो भी नतीजे आएंगे, यह माना जा रहा है कि उसका सीधा असर 2014 के चुनावों पर भी पड़ेगा। कम से कम कांग्रेस और बीजेपी के आत्मविश्वास पर तो पड़ेगा ही। इन राज्यों में एग्जिट पोलों के नतीजे से लगता है कि बीजेपी फायदे में तो रह सकती है, लेकिन सत्ता से दूर रह सकती है। 4 राज्यों की 72 सीटों में से कांग्रेस को 21 और बीजेपी को 49 सीटें मिल सकती हैं। हम बात कर रहे हैं लोकसभा सीटों की, और हम आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताना चाहेंगे कि अगर 2014 के चुनाव अगर आज इस वक्त होते हैं तो किस तरह के नतीजे सामने उभर कर आ सकते हैं। क्या होगा 2014 में? केंद्र की सत्ता किसके हाथ में होगी? राहुल राज करेंगे या मोदी का करिश्मा चलेगा? 2014 में इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, लेकिन हमने 4 राज्यों के एग्जिट पोल और पिछले ओपिनियन पोल के हिसाब से इन सवालों के जवाब खोजने की कोशिश की है। सबसे पहले दिखाते हैं कि 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल के मुताबिक उन राज्यों में लोकसभा की कितनी सीटें किसको मिल सकती हैं। ये 4 राज्य हैं दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, जहां एबीपी न्यूज और नीलसन ने एग्जिट पोल किया। इन राज्यों में लोकसभा की 72 सीटें हैं। इन 72 सीटों में कांग्रेस को 21 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि बीजेपी को 49 सीटें मिलती दिख रही हैं। अन्य के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। अब हम जान लेते हैं कि 2009 के लोकसभा चुनाव में असली तस्वीर क्या थी। 2009 में यूपीए के पास 279 सीटें थीं, जबकि एनडीए के पास 152 सीट, अन्य के पास 112 सीट। इनमें से कांग्रेस के पास 206 सीट थीं, जबकि बीजेपी के पास सिर्फ 116। अब 2009 के नतीजों में से अभी के 4 राज्यों यानी 72 सीटों के नतीजे को डालकर देखते हैं कि अभी की क्या तस्वीर बनती है। इसके मुताबिक अभी कांग्रेस की सीट 206 से घटकर 187 हो जाएगी, जबकि बीजेपी की सीटों की संख्या 116 से बढ़कर 135 हो जाएगी। अन्यों के पास 150 सीटें रहेंगी। जहां तक गठबंधन का सवाल है तो यूपीए के पास 260 और एनडीए के पास 171 सीटें हो जाएंगी। अब देखते हैं मई 2013 में लोकसभा के लिए कराया गया एबीपी न्यूज और नीलसन का ओपिनियन पोल। इसके मुताबिक यूपीए को 136 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया था, जबकि एनडीए को 206 सीटें मिलने का अनुमान। अन्य के खाते में 201 सीटें थीं, लेकिन ये तब के आंकड़े हैं जब जेडीयू एनडीए के साथ थी। बिना जेडीयू के आंकड़े क्या बनते हैं, इसके लिए हमने द इकोनॉमिक्स टाइम्स और नीलसन के अक्टूबर 2013 के ओपिनियन पोल का सहारा लिया। इस पोल के मुताबिक यूपीए को 143 और एनडीए को 183 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया। अन्य के खाते में 217 सीटों का अनुमान लगाया गया। अब बात उस तस्वीर की जो बनती है मई 2013 की ओपिनियन पोल और दिसंबर 2013 के एग्जिट पोल को मिलाकर, यानी कि वो तस्वीर जो बनती है मई 2013 के आंकड़ों में अभी की 4 राज्यों की 72 सीटों को मिलाकर। इनके मुताबिक दिसंबर 2013 में यूपीए को 142 और एनडीए को 176 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि अन्य के खाते में 225 सीटें जा सकती हैं। कुल मिलाकर जो बड़ी तस्वीर बनती है वो ये है कि यूपीए को भले नुकसान हो रहा हो, लेकिन एनडीए भी सरकार बनाने में कामयाब होती नहीं दिख रही। तो हमने आपको जो बड़ी तस्वीर है इसके जरिए बताने की कोशिश की है। जी हां, बड़ी तस्वीर क्या है कि 4 राज्य जीतकर भी सत्ता से दूर रह सकती है बीजेपी। हम आपको बताना चाहेंगे कि ये 4 राज्य दरअसल बीजेपी की ताकत होने वाली है। एनडीए सबसे बड़ा गठबंधन हो सकता है, मगर कम से कम जो 3 तस्वीर हमने आपको दिखाई थी इसमें वो भी सत्ता से दूर है, बहुमत से दूर रह सकता है एनडीए। और ये इन 3 पोल्स के हिसाब से। इसके अलावा चुनावी राज्यों की 72 में से सिर्फ 21 सीटें कांग्रेस को मिल रही हैं। जबरदस्त झटका
जो हमने अभी 2 दिन पहले एग्जिट पोल किया था उसके मुताबिक, और इसमें बीजेपी को 49 सीटें, ये वो सीट्स हैं जिसमें बीजेपी की ताकत है, क्योंकि ये हिंदी भाषी राज्य हैं और यहीं पर बीजेपी को सही मायने में सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है। और यूपीए के नुकसान है, मगर एनडीए भी सत्ता से बहुत दूर है। हम आपको परिचय करा दें तमाम मेहमानों के साथ। बीजेपी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे साथ सुधांशु मित्तल, जनता दल यूनाइटेड की तरफ से केसी त्यागी, आम आदमी पार्टी की तरफ से संजय सिंह। हम आपको बता दें कि यहां दिल्ली स्टूडियोज में मेरे साथ 4 खास मेहमान हैं। वरिष्ठ पत्रकार शंकर अय्यर, रशीद किदवई, कांग्रेस समर्थक तहसीन पूनावाला, कांग्रेस का कोई नेता नहीं आता अमूमन ऐसे कार्यक्रमों में, तो उस कांग्रेस समर्थक तहसीन पूनावाला हमारे साथ हैं, और मेरे सहयोगी विजय विद्रोही। तो अगर हम इन 3 तस्वीरों की बात करें सुधांशु मित्तल जी, तो एक बात स्पष्ट है कि दोनों जो बड़े दल हैं उनमें लोगों का विश्वास नहीं रहा, और तीसरा जो तथाकथित मोर्चा है वो मजबूत होता दिखाई दे रहा है। तो क्या हम माने कि कांग्रेस और बीजेपी से लोगों का मोहभंग होता दिख रहा है? मुझे नहीं पता कि आप किस आधार पे ये विश्लेषण कर सकते हैं, क्योंकि पहले तो 4 राज्यों को देखें। देखिए, ये जो अभी चुनाव 5 राज्यों में हो रहे हैं, वहां 73 सीटें हैं। 73 में 41 सीटें जो हैं वो कांग्रेस के पास है और 30 सीटें भाजपा के पास है। अभी आप ही के सर्वे में जहां तक मैं सुना था कि आपके हिसाब से ही 50 के करीबन सीटें तो भाजपा की आ रही हैं इसमें से। तो जब इन 73 सीटों पे भाजपा और कांग्रेस की सीटें आ रही हैं, तो हम दोनों तो इरेलेवेंट हो जाएंगे, बाकी सब रेलेवेंट हो जाएंगे। ये कहां से हो जाएगा? जहां तक बाकी दलों का और बाकी देश भर का सवाल है, देखिए एक एक करके चालू करते हैं। यूपी में 80 सीटें हैं। आज भाजपा की वहां पे 50 सीटें आती दिख रही हैं सबको, और सबके हाथ पैर फूले हुए हैं। उसके बाद ले लीजिए 40 सीटें हैं बिहार की। भाजपा की क्या स्थिति है सबको पता है। वो जो हुंकार रैली हुई, वो गालिब का शेर याद आता है कि दिल को बहलाने के लिए गालिब का हाल अच्छा है। राजस्थान लीजिए, राजस्थान में एक सेकंड में खत्म कर लूं, उसके बाद जिसको जो बोलना है बोलते रहेगा। राजस्थान लीजिए, राजस्थान में 25 सीटों में पिछली बार 21 आई थी, अब की बार 22 सीटें आने वाली हैं। आगे चलिए, मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं। मध्य प्रदेश की 29 सीटों में 24 सीटें आने वाली। गुजरात है, गुजरात की 26 सीटों में से 23 सीटें आने वाली हैं। एक एक करके अगर आप राज लेते जाएंगे तो धड़ाधड़ आपको लगेगा तहसीन पूनावाला, यहाँ तो सरकार बन गई, सुनामी चल रही है। यहाँ तो जैसे सुधांशु कह रहे हैं, ये जो है ये सरकार बन गई, उस तो बहुत मुश्किल है, कम से कम सुधांशु जी के बयान से लग रहा है। आपने गालिब कहा तो मैं गालिब से ही शुरू करता हूँ। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले इनके अरमान, लेकिन फिर भी इनके कम निकले। मैंने थोड़ा मॉडिफाई किया है गालिब को। सुधांशु जी, हाँ, नॉर्थ और वेस्ट में भाजपा स्ट्रांग है, लेकिन ये शेर इसमें तुक नहीं आता। इस पे जो है वो उसका ये शेर इसमें आता ही नहीं फिट। लेकिन मैं बता दूं, नॉर्थ और वेस्ट में, लेकिन बहुमत से नीचे रह रहे हैं आप। जो मैं पॉइंट कहना चाहता हूं, नॉर्थ और वेस्ट में भाजपा स्ट्रांग है। लेकिन देखिए, आप एरिथमेटिक देख लीजिए और आप मैथ देख लीजिए। कांग्रेस मात्र एक पार्टी है जो सारे हिंदुस्तान में रेलेवेंट है। भाजपा नॉर्थ में स्ट्रांग है, वेस्ट में स्ट्रांग है। जहां पर भाजपा सीट हारती है वहां पर कांग्रेस जीतती है। लेकिन जहां पर कांग्रेस, आप मैच देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, जहां पर कांग्रेस हारती है वहां भाजपा नहीं जीती। केरला है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है। लास्ट टाइम अगर कांग्रेस इस बार तमिलनाडु हारती है, अगर कांग्रेस हारती है तो भाजपा नहीं जीतती। सही बात है, तो भाजपा कर्नाटक हो, यहां पर बीजेपी सही गठबंधन करती दिख रही है। तो क्या आपके लिए चिंताजनक बात नहीं है? तमिलनाडु में जयललिता, आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू, जगन रेड्डी, एक तरह से उनके प्रति नरम रवैया दिखाई दे रहा है। और दूसरी तरफ से अगर हम कर्नाटक की बात, येदियुरप्पा फिर से वापस आ गए, तो आपके लिए चिंताजनक बात दक्षिण में भी है। मैं अभी आपको बता दूं, जहाँ तक येदियुरप्पा जी की बात है, वो तो नरेंद्र मोदी साहब को डिसाइड करना है। येदियुरप्पा जैसे करप्ट आदमी को वापस लेना है, ये तो साफ छवि की राजनीति करने का दावा करते हैं ये लोग। लेकिन हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु की। एनडीए जब वाजपेयी साहब प्रधानमंत्री थे, 22 पार्टियों का गठबंधन था। आज 3 पार्टी, इसमें भी कोऑर्डिनेशन, ये क्या कोऑर्डिनेशन थे हमें तो समझ में नहीं आता। 3 पार्टी, एक भी चीफ मिनिस्टर ने ये नहीं कहा कि हमें नरेंद्र मोदी के साथ गठबंधन करना है। ममता बनर्जी, मैं कोलकाता बात करता है, नरेंद्र मोदी साहब वहां पर लैंड होते हैं, ममता बनर्जी दिल्ली आ जाती। तमिलनाडु में जयललिता जी कमिट नहीं करती। जयललिता जी ने लेफ्ट में राजा साहब को राज्यसभा दिया। अगर हम उत्तर भारत के
राज्यों की बात करें और इन 4 राज्यों की बात करें, इन 4 राज्यों में कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने थी। अगर दिल्ली को छोड़ दिया जाए जहां आप पार्टी का कुछ असर है, तो ये आमने सामने की लड़ाई में आप हार रहे हैं। यह आपके लिए चिंता की बात नहीं है। छत्तीसगढ़ हम जीत रहे हैं, मध्य प्रदेश कांटे का मुकाबला है। मैं आज भी कह रहा हूं, हर रोज आपके चैनल पे कह रहा हूं। और 8 तारीख को देखिए छत्तीसगढ़ कांग्रेस जीत रही, बस्तर कांग्रेस वेव में जा रहा है, और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश कांटे का मुकाबला। हम एग्जिट पोल के हिसाब से बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं, तो 8 तारीख को आप देखना छत्तीसगढ़ कांग्रेस जीती। एक सेकंड, देखिए बात यह है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो एक डिनाइल में रहना चाहती है। वो भारतीय जनता पार्टी की कमजोरी या भारतीय जनता या तीसरे मोर्चे का सहारा ले रही है। भाई अपने बूथे में बात करिए, एक भ्रष्टाचार का मुद्दा है, एक महंगाई का मुद्दा है। उन दोनों मुद्दों में कांग्रेस किसको बड़ा मुद्दा मानती है कि वो हार रही है, बार बार हार रही है और पीछे हट रही है? इसके क्या कारण है? क्या प्रधानमंत्री देश की कारोबार संभालने में सक्षम है कि नहीं है? क्या आने वाले वक्त में आप किसको प्रोजेक्ट करेंगे? ये तमाम बहुत ही प्रश्न है, गूढ़ प्रश्न है, जिसका कांग्रेस को जवाब ढूंढना है। यही नहीं, जब बात आती है मोदी बनाम राहुल की, तो आप भी जानते हैं तहसीन इस बात को कि लोकप्रियता के पैमानों में राहुल कहीं पर भी नहीं उतरते मोदी के मुकाबले। मैं उसका जवाब दे दूं। आज तक जहां पर भी मोदी साहब ने कैंपेन की, जहां पर भी राहुल गांधी ने कैंपेन की, जहां पर कांग्रेस वर्सेस बीजेपी मुकाबला हुआ, कांग्रेस जीती। चाहे उत्तराखंड है, हिमाचल है, कर्नाटका है, आगे के रिपोर्ट अभी आ रही है। पंजाब भी तो जहां हारे थे। नहीं, यहाँ बताइए सुधांशु, सीधी सी बात है, यहाँ एक बात अकाली को हारे थे, भाजपा को नहीं। कांग्रेस तहसीन ने एक बात का जिक्र किया, क्या नरेंद्र मोदी राजनीतिक तौर पर दोहराव पैदा करने वाले नेता हैं, जिसकी वजह से संभवतः आपको सहयोगी नहीं मिल पाएंगे? एक मिसाल आपके सामने है, केसी त्यागी साहब बैठे हैं। ऐसा है, पहले तो कांग्रेस की बात कर ले। नहीं, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। कांग्रेस की हम बात कर छोड़ के गई है, हमें मेरा बहुत स्पष्ट और सीधा सवाल है, क्या नरेंद्र मोदी डीएमके के साथ राजनीतिक तौर पर दोहराव पैदा करने वाले नेता हैं? सीधा सवाल। ऐसा है, इस समय देश के सामने नरेंद्र मोदी और टीम बीजेपी, जिसको मैं कहता हूं, जिसमें कि सुषमा स्वराज हैं, राजनाथ सिंह जी हैं, जिसमें अरुण जेटली हैं, इसमें नितिन गडकरी हैं, इसमें अनंत कुमार है, जो टीम है बीजेपी और नरेंद्र मोदी, इनका आकर्षण इतना ज्यादा है कि ये अब उम्मीद की किरण और उम्मीद का केंद्र बन गए हैं देश के लिए। नहीं, मगर टीम बीजेपी है आप कह रहे हैं कि डिवाइसिव फोर्सेस है, ये तो कंसोलिडेटेड है। रमन सिंह का जिक्र नहीं किया। देखिए 3 टर्म चीफ मिनिस्टर मैं बताता हूं ना, मुझसे पूछे, मैं बताऊंगा आपको। वो इसलिए नहीं, मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि पार्टी के अंदर व्यक्ति विशेष का महिमा मंडन इस कदर बढ़ गया। अगर मुझे पूरा बोलने दे तो मैं एक एक बताता हूं राज्य का आपको ना। सुधांशु जी, मैं आपको 1 मिनट बता रहा हूं। अनंत कुमार जी ही येदियुरप्पा जी की एंट्री रोक रहे हैं। ये आपकी टीम बीजेपी, येदियुरप्पा जी रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं अनंत कुमार जी के खिलाफ। जो मूल सवाल अभिसार ने पूछा था, उसका जवाब दे दीजिए। टीम, हाँ, आप मेरे सवाल का 2 है मुद्दे यहां पर। क्या मोदी राजनीतिक तौर पर दोहराव पैदा कर रहे हैं? दूसरी बात, जो आपको बार-बार है कहां? सिर्फ नरेंद्र मोदी दिखाई देते हैं हमें। देखिए, हमें जो चुनाव जब लड़ा जाता है तो एक नेतृत्व होता है, उसके साथ एक संगठन होता है, और सबका जो मिलाप होता है उससे जो है एक नई ऊर्जा निकलती है। आपने दिल्ली का चुनाव देखा, किस एकाग्रता से सुषमा जी ने 51 मीटिंगें ली हैं वहां पे, अरुण जी ने, नितिन जी ने, सबने जान लगा दी है। यही मध्य प्रदेश में हुआ, यही राजस्थान में हुआ, यही छत्तीसगढ़ में हुआ। जो लोग कहते थे कि बीजेपी के अंदर मनमुटाव है, बीजेपी के अंदर एक दूसरे से वैमनस्य है, उनको इस चीज को देखना चाहिए कि किस एकाग्रता से और किस यूनिटी से भाजपा ने चुनाव लड़े। और देखिए इस समय देश को क्या चाहिए, एकता चाहता है, देश चाहता है कि एक नई आशा की किरण निकले, ताकि कुशासन से निजात मिल सके। मैं आपकी बात समझ गया। शंकर अय्यर, बहुत अहम बात यहां पे सुधांशु मित्तल ने कही है कि नरेंद्र मोदी क्या पार्टी में एका पैदा करने में कामयाब हो रहे हैं? दिल्ली की मिसाल यहां पे सुधांशु जी ने दी। जो आशंकाएं पहले थी नरेंद्र मोदी को लेकर, वो कम से कम अब खत्म होती दिख रही हैं। देखिए अभिसार, पहले एक रियलिटी चेक लेना चाहिए दोनों बीजेपी और कांग्रेस को। पिछले 5 चुनाव में इन दोनों पार्टियों के मिलके 325 के ऊपर सीट कभी नहीं गए। इस करंट पार्लियामेंट में इनके एक के 206, एक के 140 के पास है, 116 के पास है, और बाकी जो अदर्स हैं वो 222 हैं। ऐसा कोई चुनाव नहीं हुआ पिछले 5 चुनावों में जहां पर ये कहीं भी मेजॉरिटी के पास आए। पिछले चुनाव में 2009 के चुनाव में
272 सीट ऐसे थे जहां पर बीजेपी के और कांग्रेस के उम्मीदवारों की डिपॉजिट जब्त हो गई थी। 170 में शायद बीजेपी की जब्त हुई, 110 के करीब, मैं एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं बताता हूं, लेकिन 260। आपको आंकड़े भी आते हैं क्या? सुधांशु, कमाल कर रहे हैं आप भी। 272 में अगर जमानतें जब्त हो जाती, 116 हमें और 206 कांग्रेस से कैसे हो गया? फिर क्या बात करने जा रहे हैं आप? 272 में जमानतें कैसे जब्त हो जाएंगी? आप पूरी बात सुन लीजिए, सोच समझ के तो बात करिए यार। सुधांशु जी पूरी बात सुन लीजिए। आप मना कर रहे हैं कि पिछले 5 चुनाव में आप लोगों का एवरेज स्कोर 150 160 के करीब रहा है, बीजेपी और कांग्रेस का दोनों को गठबंधन। सिर्फ ये जो आपकी जमानत जब्त, आप 272 सीटों में जमानत जब्त करवा रहे हैं वो बता रहा हूं आपको मैं। आपको 272 सीट की नहीं बात कर रहा हूं मैं कह रहा हूं कि एग्जैक्ट फिगर मैं बता नहीं रहा हूं, लेकिन 170 के ऊपर सीट में कांग्रेस और बीजेपी की जमानत जब्त हुई है। आपके लोगों की जमानत जब्त हुई नहीं हुई? आप 10 राज्यों में आपका कोई एमपी नहीं है, सही है कि नहीं है? 222 थर्ड फ्रंट के आपके अगल बगल में बैठे हैं। यही वजह है कि जो क्षेत्रीय क्षेत्र क्या है? बिल्कुल नहीं, यही वजह, इस मुद्दे को थोड़ा बहस को आगे बढ़ाते हैं। रीजनल पार्टीज से इनकार कर रहे हैं। रीजनल पार्टीज की बात मैं आऊंगा रशीद आपके पास भी। यही वजह है कि क्षेत्रीय क्षेत्र बहुत अहम हो जाते हैं। केसी त्यागी साहब, आपको मैं यहां पर लाना चाहूंगा, मगर क्षेत्रीय क्षेत्र खुद बहुत असमंजस में है। नीतीश कुमार अलग कांग्रेस के साथ जाएंगे या तथाकथित तीसरे मोर्चे की कवायद शुरू होगी अपनी वजूद, अपनी प्रासंगिकता को बनाने के लिए? क्योंकि यहां पर जो हमारे सामने जो कम से कम ये आंकड़े आ रहे हैं, इसमें जो कांग्रेस और बीजेपी यानी कि एनडीए और यूपीए के अलावा जो मोर्चा है वो बहुत मजबूत होता दिख रहा है। तो उसके लिए क्या कवायद कर रहे हैं आप त्यागी साहब? जो आपके मित्र एंकर साथी हैं, मैं उनकी बात से सहमत हूं। एक तो सैद्धांतिक तौर पर यूपीए और एनडीए अपने मित्र संगठनों को साथ रखने में और उनका विश्वास प्राप्त करने में नाकामयाब रहा। अटल जी के नेतृत्व में 24 और कभी सोनिया जी के नेतृत्व में 22 पार्टियां यूपीए में और उधर एनडीए में हुआ करती थी। आज 3 पार्टी उधर और 3 पार्टी छोटी छोटी इधर रह गई हैं। तो ये दोनों बड़ी पार्टियां अपने सहयोगी दलों के साथ उनको विश्वास में लेने में नाकामयाब रही हैं। एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ। दूसरा, ये जो 4 राज्य का जिक्र कर रहे हैं हमारे मित्र दोनों, कांग्रेस के और भाजपा के, हमारे बढ़िया दोस्त मित्तल जी, यहाँ पर कभी तीसरे मोर्चा जिसको आप कहते हैं उसका कभी कोई एमपी जीता नहीं है पिछले 10-15 सालों से। इसलिए हम तो यहाँ थे ही नहीं जो गैर बीजेपी गैर भाजपाई पार्टी के लोग हैं। एक मैं आपके किसी साथी की इस बात का खंडन करता हूँ। हमारा जो सांप्रदायिकता विरोधी सम्मेलन हुआ था उसमें जयललिता जी स्वयं आना चाहती थी। उन्होंने अपनी पार्टी के सदन में नेता थम्बी दुरई साहब को भेजा इस संकेत के साथ कि मैं इस मूल भावना के साथ हूँ। मैं वही तो आपसे सवाल पूछ रहा हूं त्यागी साहब। मोदी जी गए हैं तमिलनाडु। त्यागी साहब, यही मेरा सवाल है कि इस तथाकथित तीसरे मोर्चे को बल देने के लिए आप क्या कवायद कर रहे हैं? नीतीश कुमार की रुख में बहुत असमंजस दिखाई देता है। आप हम कोई कवायद नहीं कर रहे। आप क्या कांग्रेस के साथ रहेंगे? हमारे पास तीसरे मोर्चे को तो हमारे पास कहने लगे लोग। तीसरा मोर्चे के नाम का कोई संगठन नहीं है। वो हम खुद क्लियर करना चाहते हैं कि तीसरा मोर्चा नाम की कोई चीज चुनाव में नहीं होगी। तो ऐसे में आप हमारे प्रासंगिक बने रहेंगे राजनीतिक तौर पर? आप कहते हो, मेरा सवाल पूरा होगा तभी मैं प्रासंगिक हूंगा, तभी मैं प्रासंगिक हूंगा। बोलिए, अगर आप मुझे अपनी बात पूरी करने देंगे तो। तीसरे मोर्चा जैसी कोई चीज आज की तारीख में नहीं है। जो हमारा सांप्रदायिक विरोधी सम्मेलन था उसमें जो 14 पार्टियां शामिल हुई थी, हम लोगों ने तय किया है कि श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली जो भाजपा है वो अब हमारे लिए अछूत हो गई है। जैसे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में हम सब इकट्ठे हुए थे, शेख अब्दुल्ला के पोते से लेकर के ममता बनर्जी और राहुल गांधी के नेतृत्व वाली यूपीए इनको छुएगा नहीं, जिसका सबूत ये है राहुल गांधी के नेतृत्व वाली यूपीए। मैं ये कहना चाहता हूं कि पिछले 8 महीने में छोड़ करके डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी की पार्टी को, जिसका ना कोई एमएलए है ना कोई एमपी है, उसके अलावा इनके पास कोई नहीं आया। जो आंधी इनके नेता के नाम की चल रही है देश भर में, उसका नतीजा अभी देश में कहीं सुधांशु, जल्दी संक्षिप्त में इसका जवाब दीजिए। जो भी गठबंधन करेंगे, चुनाव की बात करेंगे,
मोदी की आंधी जो चुनाव के बहुत बाद हम सतही है, गठबंधन करेंगे। त्यागी साहब के मुताबिक मोदी की आंधी बहुत सतही है, जवाब दीजिए। नहीं, मैं ऐसा कोई आंधी चल रही है, मैं ना उससे भयभीत हूं, ना मैं ऐसा करके मानता हूं। जो हम लोग बात कर रहे हैं ये सार्थक हो जाएगी। पिछले 5 बोलिए मेरी बात नहीं खत्म पिछले हुई है। 5 चुनावों का जो सब लोग हवाला देते हैं वो जानने कि भाजपा और कांग्रेस दोनों मिला के कभी 272 से कम नहीं हुए हैं। तो इसलिए कोई भी वैकल्पिक सरकार, जो आप तीसरा मोर्चा या किसी की भी बात करते हैं, वो नॉन बीजेपी नॉन कांग्रेस सरकार संभव ही नहीं है, क्योंकि ये तो इतिहास है इस देश का। तो जो होगा वो या तो भाजपा के साथ या कांग्रेस के साथ जाना पड़ेगा। अब प्रश्न ये आता है कि किसकी इस समय आंधी चल रही है, कौन ज्यादा लेके जा रहा है। जो प्रमुख राजनीतिक दल होगा उसी के अराउंड सारे जने ग्रेविटेट करने वाले हैं। बिल्कुल, किसकी आंधी चल रही है, जो प्रदर्शन किसकी आंधी चल रही है, ये हमें जानने की जरूरत है। मैं आपको रोकूं मित्तल साहब, क्योंकि मेरे लिए एक छोटा सा ब्रेक लेने का वक्त आ गया है। तमाम मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह भी है, थोड़े से इंतजार के बाद गौरव भाटिया जुड़ेंगे समाजवादी पार्टी से भी, उनसे भी जानेंगे। और राहुल बनाम नरेंद्र मोदी, ये लड़ाई क्या वाकई यही दिशा देने वाली है 2014 के चुनावों को, वो भी मगर थोड़े से इंतजार के बाद जाएगा नहीं। तो 2014 की क्या तस्वीर होगी, और तस्वीर के मुताबिक चुनाव हुए तो इसमें यूपीए को मिलेंगे 143 सीटें, एनडीए को 183 और अन्य को 217 और 72 सीटें, यानी कि जो 4 राज्यों के चुनाव हुए उन 72 में से बीजेपी को 49 सीटें मिल रही हैं। हम आपको एक और दिलचस्प बात बता दें कि दिल्ली की जो 7 सीटें हैं उनमें से एक आम आदमी पार्टी को मिल रही है। संजय सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। संजय, कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे कांग्रेस और बीजेपी के अलावा जो मोर्चा है, मगर उस मोर्चे भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, वहां पर भी भ्रष्टाचार को लेकर कई मुद्दे हैं, कई मसले हैं। आम आदमी पार्टी वाकई अगर खाता खोलने में एक तरह से कामयाब हो जाती है तो वो अपनी भूमिका इन तीनों मोर्चों में कहां देखती है? नहीं, मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी का शुरू से जो स्टैंड रहा वो ये कि हम राजनीतिक जो पार्टियां, परंपरागत राजनीतिक जो पार्टियां हैं, उनकी जो पूरी व्यवस्था है उसके खिलाफ हम अपनी बात कह रहे हैं। भाई, अगर आप नीतियां देखें और नेताओं को देखें तो दोनों पार्टियों में, आप जो देश की सबसे बड़ी दोनों पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो, इनकी नीतियों में और इनके नेताओं पे जितने मामले पिछले कुछ सालों में आए हैं उनमें संजय, व्यवस्था तोड़ने की बात तो नरेंद्र मोदी भी करते हैं। हाँ, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। येदियुरप्पा और लोकसभा चुनाव लड़ेंगे क्या? जी, आप पार्टी लोकसभा चुनाव लड़ेगी? निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव हम लोग लड़ेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए 8 तारीख का जो निर्णय, जनता का फैसला आ रहा है, उसके बाद बैठ के उस पर एक रणनीति बना के लोकसभा चुनाव में हमारी क्या बिल्कुल एक अहम बात आप यहां पे कही, मगर आपने जो एक बात कही थी कि व्यवस्था से हटकर, व्यवस्था को तो नरेंद्र मोदी भी चुनौती दे रहे हैं, और आप खुद संजय इस बात को जानते हैं कि आपके बहुत सारे समर्थक जो इस वक्त अरविंद केजरीवाल को 8 तारीख को जिन्होंने दिल्ली में वोटिंग की थी, संभवतः वो 2014 में नरेंद्र मोदी को वोट करेंगे। तो व्यवस्था को चुनौती नरेंद्र मोदी भी दे रहे हैं या कांग्रेस को? देखिए, अभी सर सवाल यह है कि आज दोनों नेताओं के ऊपर पूरी चर्चा होती है। राहुल गांधी कभी कुछ जुमलेबाजी कर देते हैं, उस पर पूरी बहस और चर्चा आ जाती है। नरेंद्र मोदी जी कुछ जुमलेबाजी कर देते हैं, उस पर पूरी बहस और चर्चा आ जाती है। सवाल यह है कि इस मुल्क के जो 84 करोड़ लोग 20 रुपए से कम पे अपनी जिंदगी बिता रहे हैं, जो देश में आधी आबादी को पीने का साफ पानी नहीं मिल रहा है, शिक्षा के मुद्दे, चिकित्सा के मुद्दे, चुनाव के मुद्दों से ये सारे मुद्दे गायब हो गए। असल मुद्दे गायब हो जाते हैं। कभी आईएसआई के सवाल पे राहुल गांधी जी की टिप्पणी पर बहस होती है, कभी साहिबजादे के सवाल पे नरेंद्र मोदी जी की टिप्पणी पे बहस होती है। तो इस मुल्क की जनता की जो मूलभूत समस्याएं हैं वो राजनीति के केंद्र से बाहर हो रही हैं। सवाल पूछ सकता हूं? मैं आप ही पर बिल्कुल बहुत अहम मुद्दा आपने उठाया। तहसीन पूनावाला, मैं आपसे एक सीधी बात जानना चाहता हूं, ये अहम ब्रह्मास्मि का भाव क्यों है राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी में? नरेंद्र मोदी तो कहते हैं मेरा गुजरात, मेरा फलाना, मेरा ढिमकाना। राहुल गांधी का भी मैं, मेरी मां के आंसू, मेरा विधेयक फाड़ देना। तो ये जो अहम ब्रह्मास्मि का भाव है दोनों पार्टी के बड़े नेताओं में,
तो ऐसे में बहस कहां होगी बुनियादी मुद्दों पर? सबसे पहला एक बात को मैं क्लैरिफाई कर दूं, राहुल गांधी मैं कभी नहीं करते। राहुल गांधी सिस्टम्स की बात करते। अब आप राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी का कंपैरिजन कर दिए। मैं बता दो, एक सेकंड, मैं बताना चाहता हूं, मुझे जवाब देने दीजिए, 1 मिनट, रशीद जी मुझे जवाब देने दीजिए, 1 मिनट, मैं जवाब देना चाहता हूं। आप नरेंद्र मोदी साहब को देख लीजिए, बहुत अच्छा ड्रामेटिक्स है, बहुत अच्छे इफेक्ट्स है, लेकिन सिस्टम, कौन सा सिस्टम नरेंद्र मोदी साहब ने बदला है? आज भी गुजरात के मुख्यमंत्री और 12 मिनिस्ट्री लेकर बैठे हुए हैं। आज भी गुजरात में अमित शाह के अलावा आपको और मिनिस्टर का नाम नहीं जानते। समझ गया आपकी बात, राहुल गांधी, नहीं, सुधांशु मित्तल से जवाब देते हैं। मित्तल साहब, सुधांशु मित्तल, तानाशाही का आरोप नरेंद्र मोदी पर। राहुल गांधी साहब ने डेमोक्रेटाइजेशन लाया यूथ कांग्रेस में, एनयूसीआई में। राहुल गांधी साहब ने एक फॉर्म निकाला है इलेक्शन, एक सेकंड, आईएसआई का कभी उन्होंने नाम नहीं किया। आप संजय जी, आप गलत बात मत कीजिए, मुझे जवाब देने दीजिए। आईएसआई का नाम नहीं, आईएसआई नहीं कहा था उन्होंने, इंटेलिजेंस एजेंसी कही थी, आईएसआई नहीं कहा था, वो वीडियो आप देख लीजिए। और एक सेकंड, मैं कुछ कहना चाहता हूं। पाकिस्तान में और कौन सी इंटेलिजेंस एजेंसी? मुझे जवाब देने दीजिए। दूसरी बात, तहसीन, एक सेकंड, आप मुद्दे से भटक रहे हैं। बिल्कुल नहीं भटक रहा हूं। इंटेलिजेंस एजेंसी और कौन सी है पाकिस्तान में? मुद्दे से आप भटक रहे हैं, एक सेकंड में जवाब देना चाहता हूं। और आज भी जो आज उम्मीदवार आता है कांग्रेस में टिकट लेने, उसे एक फॉर्म भरना पड़ता है। कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो। यहां पर बात चली है येदियुरप्पा फिर से बीजेपी में, यहां पर बात चली उस एमपी को जिसे राहुल गांधी ने निकाला, उसे सुधांशु मित्तल, तहसीन आप बात बोल चुके हैं। सुधांशु मित्तल, सीधा आरोप यहां पर कि एक तानाशाही रवैया है नरेंद्र मोदी का। भाई वो तानाशाही है या वो प्रजातांत्रिक है, ये तो हमारा आंतरिक मामला है ना। इसमें इनको क्या कष्ट हो रहा है, ये अपना घर में सोचे ना। इनके राहुल जी नेतृत्व देंगे नहीं देंगे, किसको देंगे किसको नहीं देंगे, घर से निकलेंगे नहीं निकलेंगे, दाढ़ी काटेंगे नहीं काटेंगे, इनका विषय है। हमारे लिए देश के परिप्रेक्ष्य में राहुल गांधी क्या कहेंगे वो विषय। इनके आंतरिक मामले में मेरे को क्या करना है? प्रश्न ये भाजपा का लीजिए, मैं आपसे बार बार जो कह रहा हूं, एकाग्रता से एक साथ मिलके भाजपा इस चुनाव में जा रही है। लोगों के मन में एक भ्रांतियां थी कि शायद भाजपा के अंदर आंतरिक फूट है जिसकी वजह से जो है भाजपा कमजोर दिखेगी। ऐसा कुछ नहीं हुआ ना। देखिए सब मिलके, मैंने कहा टीम बीजेपी जो है इस समय जनता के सामने गई है, नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी का है। क्या हो रहा है इस समय? ध्रुवीकरण होने वाला है। 2 ध्रुवीकरण हो रहे हैं, एक भाजपा द्वारा और दूसरा कांग्रेस द्वारा। क्योंकि मैंने आपसे कहा 272 से आज तक हम दोनों संगठन कभी आए नहीं कम, तो चाहे वो भाजपा लीड होगा चाहे कांग्रेस लीड होगा। अब प्रश्न है कि कौन लीड करेगा। आज कांग्रेस के कुशासन की वजह से लोगों में त्राही त्राही है और लोग आक्रोशित हैं। इसीलिए लोग एक आशा की किरण नरेंद्र मोदी जी में और भाजपा में देख रहे हैं, जिसका कि अभी आपका ही सर्वे कह रहा है ना। जिन सीटों पे हमारे पास सिर्फ 30 सीटें थी, 73 में 30 थी, आपके सर्वे के हिसाब से अब हमारी 50 आ रही है वहां पे। चलिए आप बेसिकली, नहीं मैं आपकी बात समझ गया सुधांशु जी, यानी कि आप कह चुके हैं भाजपा के पक्ष में। एक मिनट, रशीद छोटे छोटे लोग सुधांशु जी जो है अधूरी बात कह रहे हैं। बात यह है कि भाजपा के प्रति अगर इतना लोगों का झुकाव था तो आम आदमी पार्टी का उदय इतनी पुरजोर ढंग से क्यों हो रहा है? ऐसा भी लग रहा है कि आम आदमी पार्टी नंबर 2 पर आ सकती है दिल्ली में, और आम आदमी पार्टी का जो राष्ट्रीय स्तर पर उदय होगा, एक पहली अर्बन पार्टी है, 17 स्टेट में इसकी प्रेजेंस है, उन सब चीजों का आप आकलन करें तो एक बहुत, देखिए वीपी सिंह कितनी जल्दी इमर्ज कर रहे थे। एक किस्म का माइक्रोकॉज्म है पूरे देश का, और ये आपके लिए बहुत चिंताजनक संदेश है सुधांशु जी। क्यों एंटी कांग्रेस वोट क्यों जो है वो भाजपा को स्वाभाविक रूप से नहीं जा रहा है, वो आम आदमी पार्टी पर क्यों जा रहा है? नहीं, अभी सर एक और प्रश्न, सुधांशु जी को मैं क्रिकेट देखते हुए देखता हूं, तो आपके सामने कांग्रेस ने तो फुल टॉस डाला था, आप सिंगल और 2 रन ले रहे हैं, चौका और छक्का कैसे नहीं मार रहे? दिल्ली में आपकी पूरी स्वीप मेजॉरिटी जैसे एमपी में आई वैसे क्यों नहीं आ रही है? खैर वो कहेंगे कि एमपी में नहीं जीत रही उनके भाजपा, उनके विराट कोहली उतर गए, अब देखना क्या कमाल करने वाले हैं वो। क्यों सुधांशु जी? अगर आप ही का, अब मैं कह लूं कुछ, भाई आप ही का सर्वे कह रहा है कि हमारे चारों राज्यों में हमारी जीत होने वाली है। मैं तो नहीं कह रहा, आप ही का सर्वे कह रहा है। बट वो सर्वे अगर आपका सर्वे हमें चारों राज्यों में जिता रहा है तो हमने छक्का मारा या एक रन या 2 रन ले रहे हैं, वोट आ रहा है, वो कट कर दीजिए। वो किसके खाते में जा रहा है? वो तो भाजपा से जा रहा है ना। एक सेकंड बात सुनिए, एक मिनट। देखिए राजनीति का एक पहला उसूल समझ लीजिए, इट इज विनर टेक्स ऑल। यहां पे रनर अप के कोई कॉन्सोलेशन प्राइज नहीं होते, जो जीता वो सिकंदर है। जिसको भी
बहुमत मिला, उसको बहुमत मिला। अब उसको दूसरे को कितने वोट मिले, किसको नहीं मिले, इसका क्या क्या तात्पर्य है? प्रश्न मगर है, क्या सीटों की बात हो रही है ना यहाँ पर 1996 से 1999 किसके कॉस्ट पे जीत रही है? कांग्रेस की कॉस्ट पे जीत रही है। अच्छा, अब सीटों की बात आप ही खुद ही कह रहे हैं कि हमें लोकसभा में, एक सेकेंड, आप खुद ही कह रहे हैं लोकसभा के अंदर हमें इन 73 सीटों में 50 सीटें मिल रही हैं, जिसमें कि पहले हमारे पास 30 थी, तो हमारी तो 60% जो है वृद्धि हो रही है। उसके बाद भी अगर आप लोगों को ये सारा लगता है तो मैं नहीं कह सकता। चलिए केसी त्यागी साहब का विश्लेषण जो है, चलिए वास्तविकता के आधार पर, ओवरऑल भी तो पूर्वाग्रहों के आधार पर कुछ भी कहते रहिए, उसमें तो मेरा कुछ कहना है कम से कम और चाहिए। लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यह है कि कांग्रेस के कुशासन से त्रस्त जनता जो है इस समय भाजपा की ओर देख रही है। कुशासन अपनी आकांक्षाएं जो है भाजपा को वोट देके पूरी करने वाली है। कुशासन और लोकसभा जैसे जैसे पास आती जा रही है, लोगों की निगाह में भाजपा और नरेंद्र मोदी दोनों ही जो है सितारे चमकते हुए सितारे। केसी त्यागी साहब कुछ कहना चाहते हैं? अगर आपको सुधांशु जी आके तो बताइए, मैं उसमें सुधांशु जी बिल्कुल, मैं आपको रोक रहा हूं यहाँ पे। राज्यवार अगर चर्चा करना चाहते हैं तो राज्यवार चर्चा करेंगे, हम वो करेंगे, आराम से करेंगे। 8 तारीख को आराम से करेंगे चारों राज्यों की चर्चा। त्यागी साहब यहां पर कुछ कहना चाहते हैं? मैं, सुधांशु जी मेरे मित्र हैं, मैं इनको बताना चाहता हूं, श्री नरेंद्र मोदी जी गुजराती उपराष्ट्रवाद के नायक हैं। ऐसे ही नायक श्री नवीन पटनायक हैं, ऐसे ही नायक आज की तारीख में नीतीश कुमार हैं बिहार के, ऐसे ही नायक जो हैं जयललिता जी और अपने करुणानिधि जी हैं, ऐसे ही उपराष्ट्रवाद के नायक मुलायम सिंह और मायावती जी हैं। अब इनका कोई गठबंधन नहीं बनेगा, मैं वो नहीं कह रहा हूं, आपको काउंटर क्वेश्चन करें। क्यों नहीं? मेरा ये कहना है उपराष्ट्रवाद के नायकों की लड़ाई होगी। क्यों नहीं? अब हमारा कोई गठबंधन चुनाव में किसी से नहीं हो रहा है, हम चुनाव के बाद के गठबंधन की तलाश में हैं और जाहिर तौर पर चाहता हूं, बस हमें कहने में कोई संकोच नहीं है। एक टिप्पणी दे दूं क्या जी? आप इसके कोई भी नतीजे निकालें। हाँ, चलिए प्लीज सुधांशु जी मेरे बात दे दीजिए। हमारी जो 14 पार्टियां यहां पर इकट्ठी हुई थी, उनका एक संकल्प है कि श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा को छूने का हमारा सवाल ही पैदा नहीं होता। यानी आप कांग्रेस का समर्थन करेंगे या उनका समर्थन नहीं? तो हम क्यों एनडीए त्यागी साहब ये बात नहीं कह रहे हैं, उनको उम्मीद है कि कांग्रेस भाजपा का गैर भाजपा के आड़ में जो है ये तीसरे मोर्चे की सरकार बना देगी, बाहर से या अंदर से। वो भी तो खुल के नहीं बोल रहे हैं। तहसीन सवाल यहाँ पर ये है कि गठबंधन जहां तक हमने ये कोई क्लेम आपसे नहीं किया, हमने ये कोई क्लेम आपसे नहीं किया, चूंकि जब हम एनडीए से बाहर आ रहे थे तो वो फैसला हमारे लिए कोई आसान फैसला नहीं था। तब भी हमने श्री सुधांशु जी की पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से कहा था कि सुषमा जी हैं, अरुण जी हैं, राजनाथ जी हैं, किसी के साथ भी हमें काम करने में दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगर ऐसी अगर सूरत हुई, बिल्कुल 2000 ऐसा रहा, त्यागी साहब सुन लीजिए विजय का सवाल, बहुत अहम सवाल है, सुनिए। अगर लोकसभा चुनाव के बाद ऐसी तस्वीर उभरी कि नरेंद्र मोदी को बीजेपी कहती है कि ठीक है आप साइड में होइए, सुषमा स्वराज को हम आगे करते हैं या जिसे आप पसंद करते हैं, तो फिर बहुत संक्षिप्त में त्यागी साहब, वक्त नहीं है हमारे पास। विजय जी आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, ऐसा होने वाला है, लेकिन और आप वापस आएंगे। ये अडवाणी जी नहीं है, ये पार्टी अब श्री नरेंद्र मोदी की पार्टी हो चुकी है। चलिए मैं आपकी बात समझ गया, यानी कि वापसी की गुंजाइश बहुत कम है। मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, त्यागी साहब माफ कीजिएगा, मैं आपको रोक रहा हूं, लौट रहे हैं थोड़े से इंतजार के बाद। मगर बात राहुल गांधी की भी होगी, बात कांग्रेस के गठबंधन की बिखरती तस्वीर की भी होगी, थोड़े से इंतजार के बाद। तो 2014 की तस्वीर ना यूपीए ना एनडीए के लिए अच्छी खबर ला रहा है। जो तथाकथित तीसरा मोर्चा है उसे 217 सीटें मिल रही हैं। तहसीन पूनावाला, जो बहस हो रही थी नरेंद्र मोदी पर, मगर दिक्कत राहुल गांधी के साथ यह है कि आप तो उन्हें मैदान में ही नहीं उतारते। आपने तो उन्हें इतना किड ग्लव्स में रखा हुआ है कि आप उन्हें नरेंद्र मोदी से सीधे टकराव में भी लाने से डरते हैं। क्यों? बिल्कुल गलत। मैंने पहले ही आपसे कहा, जहां पर भी आज तक कांग्रेस बीजेपी राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी, मेरा सवाल था कि आप राहुल गांधी को मैदान में नरेंद्र मोदी के खिलाफ उतारने से क्यों डरते हैं? सर एक सेकंड, जहां पर भी मुकाबला हुआ है वहां पर राहुल गांधी जीत गए। ये तो हिस्ट्री है, बैलेट बॉक्स, ये तो बैलेट बॉक्स पर डिसाइड होता है, ना कि पोल्स पर, ना कि मोबाइल के ऊपर और ट्विटर और फेसबुक के ऊपर। दूसरी बात,
कौन कहता है कि राहुल गांधी साहब नरेंद्र मोदी के साथ कंपीट करना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी एक स्ट्रॉन्ग रीजनल लीडर है, पॉपुलर रीजनल लीडर है, अच्छी बात है। राहुल गांधी एक पैन नेशनल लीडर है और उनकी प्रायोरिटीज अलग, और उनकी प्रायोरिटीज अलग है। ये बात तो सुधांशु भी कह सकते हैं कि राष्ट्रीय नेता है। एक सेकंड मैं बात करूं, उनकी प्रायोरिटीज अलग है। वो कांग्रेस को डेमोक्रेटाइज कर रहे हैं, वो कांग्रेस में अच्छे उम्मीदवार ला रहे, वो उम्मीदवार जो कांग्रेस रिजेक्ट करी भाजपा ले रहे। रशीद जी कांग्रेस में देखिए, मैं अपने तहसीन जो है वो सच बात वो बात नहीं कह रहे कि कांग्रेस जन चाहते हैं कि राहुल गांधी 2014 में मैदान में आए और राहुल गांधी 2019 की तैयारी कर रहे हैं। तो ये बात जो है ये कॉन्ट्रडिक्शन कांग्रेस में चल रहा है। तो आपने तो मैदान नरेंद्र मोदी को दे दिया, ऐसे में तहसीन ये क्यों नहीं मान रहे हैं? मैं रशीद जी से वही सवाल पूछना चाहता हूं। रशीद जी बताएं, कांग्रेस ने कब प्रधानमंत्री का उम्मीदवार डिक्लेयर किया है आज तक? पिछले बार मनमोहन सिंह का सोनिया गांधी ने क्यों नहीं कर रहे? सोनिया गांधी ने मैनिफेस्टो उठाकर देखा कि ये तस्वीर देखिए, सोनिया गांधी ने मैनिफेस्टो। सर एक सेकंड, जब प्रधानमंत्री है ऑफिस में, आप जानते और हम जानते ये इशू, ये चुनाव लड़ा जाता है 2009 का जब मैनिफेस्टो रिलीज हो रहा था, मेरे पास 10 सेकंड, आप मुझे बताइए, क्या आप ये कह सकते हैं कि राहुल गांधी यूपीए के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं है? क्या आप पूरे दावे के साथ कह सकते हैं? मैं आपसे एक चीज कह रहा हूं, जो आदमी नरेंद्र मोदी की तरह पोलराइजिंग आदमी, अमेरिका में सवाल ही नहीं था, मैं अपना जवाब दे रहा हूं, मेरा सवाल की तरह पोलराइजिंग सीधा जवाब है। जिस आदमी के मेंशन पर गठबंधन राहुल गांधी की बात कीजिए ना, कांग्रेस की दुविधा है, कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ऑब्सेशन भूल जाइए, सवाल सीधा है। प्रधानमंत्री वही आदमी बन सकता है, जवाब दीजिए सवाल का। हिंदुस्तान का आदमी, हिंदुस्तान का कांग्रेस की दुविधा है, यही दुविधा है। आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे, आपको विश्वास ही नहीं है राहुल गांधी पे। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री, आपको विश्वास ही नहीं है राहुल गांधी पे। चलिए, प्रधानमंत्री ये बहस लगातार आगे भी जारी रहेगी, आगे भी जारी रहेगी, क्योंकि वक्त की कमी है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सुधांशु माफ कीजिएगा, मैं आपसे अभी नहीं ले सकता आपका जवाब, मगर आगे भी यह बहस जारी रहेगी। 8 तारीख को भी हम मिलने वाले हैं एबीपी न्यूज पर, जो नतीजे देखेंगे चारों राज्यों के। वक्त हो चला एक ब्रेक का। एबीपी न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है।